कि प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड लिस्टेड एंड अनलिस्टेड, ये तो फिर एक ही बात होगी कि क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज दीज आर नॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट एंड जनरली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट. तो इट मींस all the listed companies are public whereas all the unlisted companies are private. So the answer is no. Within the public limited companies, it is possible that some of the companies are listed companies and some of the companies are unlisted companies. Reason being that some of the companies which are already listed may get delisted because of the non-compliance of the regulatory requirements. अगर वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट जो है ना कंप्लाई नहीं करती तो स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हो जाएंगी. Likewise, if there is a chance of hostile takeover, majority शेयर होल्डिंग लेट्स सपोज एक ग्रुप के पास है और उनके पास टोटल जो है वो लेट्स सपोज 17% शेयर्स हैं, बाकी सारे के सारे जो है ना वो डाइल्यूट हुए हैं जो है रिमेनिंग 83% थोड़े थोड़े जो है ना वो चंक्स में, किसी के पास 0.0%, 0.01% है, किसी के पास 0.02% है, इस तरीके से. तो दे आर हैविंग द मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग, but they are afraid that maybe someone would purchase the shares from the open market and they may take over the majority shareholding. तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, हॉस्टाइल टेक ओवर को अवॉइड करने के लिए, there could be a possibility that they get delisted from the stock market जो है ना, so that no one can acquire them from the open market. So there is another possibility. The third could be that there is a downward trend in the stock market. The stock market is going for a crash. There is a downward जो है ना वो trend, there is downward trend in the prices of the companies. तो अब उस सिचुएशन के अंदर ये है कि if they keep on trading their shares in the stock market, maybe it would happen that due to decline in the market prices, जो market price of the share वो बहुत नीचे चली जाए. So just to restrict that negative effect on the companies can get delisted. Is it clear, जी? यस सर. इसके सर वो अपनी जो स्टॉक सेलिंग वाली जो ऑप्शन होती है उसको पॉज कर देते हैं. जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जब ओपन मार्केट में वो ट्रेड नहीं हो रही होगी तो फिर कहाँ पे सेल करेंगे, और अगर सेल करेंगे भी तो डायरेक्ट सेलिंग है, तो डायरेक्ट सेलिंग में बायर्स को फाइंड करना जो है ना वो इशू हो जाएगा. सर मर्जर के हवाले से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं? सॉरी किस हवाले से? सर जो ये कंपनीज आपस में मर्ज हो जाती हैं. जी जी बिल्कुल करें क्वेश्चन. सर क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मर्ज हो सकती है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर यू आस्किंग कि वो मर्ज हो सकती है या कन्वर्ट हो सकती है? जी आमना, अगर आपका क्वेश्चन ये है सर कि थोड़ी सी सिग्नल प्रॉब्लम आ रही. अच्छा, आर यू आस्किंग कि वेदर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कैन गेट कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी, या मर्जर की बात कर रहे हैं? यस. अगर नहीं कन्वर्जन की सर जो बात कर, आपस में मर्ज हो जाती है जैसे जी बिल्कुल मर्जर जैसे तो किसी वारिद भी और जायज हैं. बिल्कुल हो सकता है मर्जर, उसमें तो कोई कंडीशन नहीं है कि पब्लिक प्राइवेट के साथ नहीं हो सकते या प्राइवेट पब्लिक के साथ नहीं है. जहां तक कन्वर्जन की बात है तो जनरली यस होता है. इसी तरह से है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, पहले कंपनीज लिस्ट होती है, फिर उसके बाद वो क्या करती है, अपना आईपीओ की तरफ जो है ना वो जाती है. तो वो जो बुक बिल्डिंग का प्रोसेस है या आईपीओ की तरफ जाना है, तो वहां से वो प्राइवेट से क्या करती हैं, मूव करती हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में. तो जनरली होता है इसी तरह से ही है कि डायरेक्टली पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर होना जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी व्हेन यू विल बी ऑफरिंग शेयर्स टू द पीपल, तो उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट भी तो होनी चाहिए लोगों की जो है ना उसमें. तो जब तक लोग जानते ही नहीं होंगे उस कंपनी को या उस ग्रुप ऑफ कंपनीज को या पोर्टफोलियो को, तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. तो उसमें जनरली बाय एंड लार्ज ये होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बुक बिल्डिंग करके फिर क्या करती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में कन्वर्ट हो जाती हैं. और मर्जर के लिए तो कोई नहीं है, कोई भी छोटा बिजनेस बड़े के साथ मर्ज हो सकता है जो है ना उसमें. कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसी प्राइवेट लिमिटेड को जो है ना वो एक्वायर कर सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है, हो जाता है. थैंक यू सर. वेलकम जी. ओके जी, नाउ एक्सक्यूज मी सर. जी जी सर जिस तरह नेशनलाइजेशन पाकिस्तान में हुई थी कि सारे जो डिफरेंट बैंक्स थे या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको टेक ओवर करके नेशनलाइज कर दिया गया था जी. अब वो किस कैटेगरी में आएंगे, उनको हम क्या कहेंगे? नेशनलाइजेशन का तो वो देखें, वो तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज थी या पब्लिकली ओन्ड कंपनीज थी उनको गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज में कन्वर्ट कर दिया, स्टेट ओन्ड कंपनीज में कर दिया.
देखें लास्ट टाइम भी किसी ने जी कहा था कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वो होती हैं जो कि गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज पब्लिकली ओन्ड भी हो सकती हैं और वो गवर्नमेंट ओन्ड भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जनरल पब्लिक की है तो वो पब्लिकली ओन्ड कंपनीज होंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नूर ग्रुप है, क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स वगैरह हैं, ठीक है, ये चनाब जो आपका जो ग्रुप है ये हो गया, मियां मंशा के जो एमसीबी बैंक वगैरह हैं जो इसमें, ठीक है, ये आप देखें सारी की जो है ना प्राइवेट इन्वेस्टर्स के जो है ना वो ओन ग्रुप्स हैं। लेकिन इसी तरीके से ओजीडीसीएल के लास्ट में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ओजीडीसीएल इज अ स्टेट ओन्ड कंपनी, पीएसओ इज अ स्टेट ओन्ड कंपनी। अब इसके यस सर। स्टेट ओन्ड कंपनी का क्या मतलब है कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो ठीक है, तो अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जनरल पब्लिक के पास है या प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास है और वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही है तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहलाएगी। लेकिन वो क्या होगी, जनरल पब्लिक के पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। और अगर उसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की है तो उसको हम क्या कह देते हैं, इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लेकिन उसको स्टेट ओन्ड कहते हैं। जैसे चाइना की एग्जांपल ले लें तो चाइना में मेजॉरिटी जो कंपनीज हैं ऑल्दो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है लेकिन वो गवर्नमेंट ओन्ड है, स्टेट ओन्ड है। रशिया के अंदर ऐसी है कि वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो किसकी है, स्टेट की है। कंपनीज के ऊपर जो कंट्रोल है वो किसका है, स्टेट का है। प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी हैं लेकिन मेजॉरिटी जो शेयर होल्डिंग है वो किसके पास है, जो है गवर्नमेंट के पास है। जबकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं उसमें गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज जो है वो कम है। जो प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज हैं या जो प्राइवेट इन्वेस्टर जनरल पब्लिक की जो ओनरशिप के अंदर हैं वो कंपनीज ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है जी। सर इसमें एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि जी जिस जी तरह प्लीज। मतलब ऑन कर दी गई थी, नेशनलाइज कर दी गई थी, क्या जी ये कंपनीज लॉ में है, या वो तो चले पाकिस्तान में वैसे ही हुआ, क्या दुनिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है, या सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा हुआ था? और जी बिल्कुल, जो है ना वो हो सकता है। उसकी वजह ये होती है कि बेसिकली वट एवर यू आर डूइंग इन अ पर्टिकुलर कंपनी इन अ कंट्री, उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पे असल का जो कंट्रोल है वो किसका होता है, स्टेट का होता है। तो स्टेट एट का? एनी टाइम अगर स्टेट जो है ना उस कंट्रोल को एक्सरसाइज करना चाहती है तो वो कर सकती है। उसकी एग्जांपल इसी तरह से ले लें कि जितने लोग कैंट में रहते हैं तो कैंट की जितनी भी प्रॉपर्टी है बाय डिफॉल्ट जो है ना वो बाय लॉ ये है कि वो कोई परचेज नहीं कर सकता। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ लीज जिसके ऊपर लोग रह रहे हैं जो है ना उसमें। तो एट एनी टाइम अगर उस कैंट की प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्लेम अपना एक्सरसाइज करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। ओके जी, देन देयर इज हायरार्की ऑफ द कंपनी। देयर आर डिफरेंट थिंग पीपल हु आर इन द कंपनी। देयर आर शेयर होल्डर्स, देन देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर इज मैनेजमेंट और द एम्प्लॉइज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Shareholders are the people who own the company but they do not run it. Generally by and large ऐसी होता है जो है ना उसमें। पाकिस्तान के अंदर ऐसा है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो ऑनर्स के तौर पे भी जो है ना वो एक्ट कर रहे होते हैं और जो उसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर भी होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ये इसकी जो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं। अब ये जो कोई नूर जो ग्रुप है, जितना ये सैगल ग्रुप है उसकी जो है ना उसकी ये इंडस्ट्रीज हैं। कोई नूर जो आपकी टेक्सटाइल मिल आ जाती है या कोई नूर फ्लोर मिल है या इसके अंदर जितने पोर्टफोलियो के अंदर आते हैं जो है ना उसमें, तो वो वहां पे अब ये है कि जितनी के जितना जो पोर्टफोलियो है वो सैगल ग्रुप के पास है और उसमें ही वही सैगल फैमिली के जो लोग हैं वही उसकी चेयरमैन भी हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, वही सीईओ भी हैं, वही सीएफओ भी हैं, वही कंपनी के जो है ना डायरेक्टर फाइनेंस में भी हैं, वही मार्केटिंग मैनेजर भी हैं या डायरेक्टर जो है ना वो एचआर भी हैं, और वही लोग हैं जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर भी हैं। ठीक है जी। लेकिन वेस्ट के पर्सपेक्टिव में जनरली ऐसा होता है कि जो लोग कंपनी को ऑन कर रहे होते हैं जनरली वो उसकी मैनेजमेंट में शामिल नहीं होते। मैनेजमेंट इज सेपरेट फ्रॉम दी ओनरशिप। देन देयर आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द पीपल हु आर इलेक्टेड बाय एंड रिपोर्टिंग टू द शेयर होल्डर्स। इनको अपॉइंट भी कौन करता है, शेयर होल्डर, और ये रिपोर्ट भी किसको करते हैं, शेयर होल्डर्स को करते हैं। यानी कि जो कंपनी की हायरार्की में टॉप पे हैं वो शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स किसको अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्होंने अपॉइंट किए हुए वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है उनको रिप्लाई करने के या उनको रिपोर्ट करने के। एंड देन इन द थर्ड ईयर देयर इज मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हु आर अपॉइंटेड बाय एंड रिपोर्टिंग टू द डायरेक्टर्स। इनको अपॉइंट भी कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
तो जब अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं तो इसका मतलब है इनके लिए जो बॉस हैं, जो सुपरवाइजरी रोल है वो क्या कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है वो रिपोर्ट कर रहे थे। इट इंक्लूड्स द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो इन्हीं लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी मेंबर्स होते हैं। तो इन लोगों को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कहा जाता है बिकॉज दे आर एक्टिंग एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, दे आर ऑन द पेरोल ऑफ द कंपनी। तो 3 टीयर्स होगी, शेयर होल्डर्स जो कि ऑनर्स हैं, देन देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर बीइंग अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स, एंड along with that they also participate actively in the different activities of the business organization. And in the third tier there are you can say that there are the managers of the business organization who are appointed by the board of directors and they report to them. जी, इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई चीज क्वेश्चन पूछने वाला? नो सर। Okay, जी. Moving forward, then there are top players that we have discussed. The shareholders, they have the voting power. Then the chairman of the company, who may or may not be executive, or who may or may be executive or the non-executive director of the company. Executive और non-executive में क्या difference है जी? सर एग्जैक्ट जो नॉन एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं सर, जो कंपनी की वर्किंग है उसमें वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। जो नॉन एग्जीक्यूटिव है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होते कंपनी की वर्किंग में, और वो सिर्फ मैंने जो एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं या जनरल मीटिंग्स होती हैं उसमें सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। Very good. Your executive directors are the one who are सर actively participate. जी जी बोले। एक्सक्यूज मी सर, नॉन एग्जेक्टिव शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। सॉरी हारिस, आपकी कंप्लीट बात नहीं समझ आई। सर नॉन एग्जेक्टिव शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल हो सकते हैं, जो है ना उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के तौर पे जो है ना वो आ सकता है। आगे चल के इंशाल्लाह देखेंगे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर भी होते हैं जो किसी ना किसी शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर है, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे एक्ट कर रहा होगा, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव भी होगा, उनकी रिप्रेजेंटेशन में जो है ना वो आपकी कंपनी में जो है ना वो काम कर रहा होगा। द सिंपल डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव इज executive means who are actively participating in the management of the company, they are on the payroll of the company। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा था सीएफओ हो गया या सीईओ हो गया या आपके डायरेक्टर एचआर हो गए, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं कि ये लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पे भी काम कर रहे हैं और कंपनी की रेगुलर जो रूटीन ऑपरेशंस है उनको भी लुक आफ्टर कर रहे हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर दी वन, जैसे हमने कहा कि दे आर नॉट द रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, they do not participate in the regular or routine activities of the business organization, they only participate in the board meetings। जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी, एजीएम होगी, या रूटीन के अंदर जो बोर्ड की मीटिंग्स होगी रिगार्डिंग डिफरेंट डिसीजंस, उसके अंदर ये क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देन डायरेक्टर्स जो कि अगेन एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं। चेयरमैन वो है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है हेड कर रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जो सीईओ हैं, मे और मे नॉट बी अ डायरेक्टर, ये डायरेक्टर में से भी कोई हो सकता है और उसके अलावा भी हो सकते हैं। मीन सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर भी हो सकता है, और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कंपनी के सीईओ तो हैं लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर नहीं है। देन दे आर द सीनियर मैनेजर्स ऑफ द कंपनी हु मे एक्सक्यूज मी डायरेक्टर्स और दे मे नॉट बी द डायरेक्टर्स सर, ऑफ। ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे ये मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे या डायरेक्टर्स को रिप्रेजेंट? अच्छा, ये इट्स अ गुड क्वेश्चन। अब देखें आपके जितने भी मैनेजर्स हैं उनको कौन हेड कर रहा है, सीईओ हेड कर रहा है, ठीक है, ये मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। इस सीईओ और मैनेजमेंट के ऊपर क्या कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हेड कौन कर रहा है, चेयरमैन जो है ना वो हेड कर रहा है। समझ आ रही बात की कि जाहिर सी बात है अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है तो उस मीटिंग को चेयर कौन करेगा, जो बोर्ड का चेयरमैन होगा जो है उसमें, ठीक है। इसी तरह जितनी आपकी मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट को हेड कौन करेगा, आपका जो सीईओ है वो हेड करेंगे जो है उसमें, ठीक है जी। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, एक Excuse me? कॉल है, मैं 1 मिनट कॉल ले लूं, मैं जस्ट कम बैक टू यू, जस्ट वेट अ सेकंड।
अभी सुहेब जिन्होंने सर को बोला था वो मुझे या तो ईमेल कर दें अपना नंबर, या तो मेरा नंबर अपना नंबर मुझे यहाँ पे बोल दें तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देती हूँ। जी मैम, नंबर लिख लें मेरा। हाँ प्लीज। 0345 0345 56 56 488 488 76। 76। ओके। और कोई तो नहीं है जो ग्रुप मैम में ना हो? जी जी मैडम काइंडली मुझे भी मेरा ऐड नंबर करें। भी लिख दीजिए। ओके, आप भी बता दें अपना नंबर मुझे। शफक, हेलो। जी सर। अस्सलाम वालेकुम शफक, काइंडली अगर सर इकराम को ये जो ग्रुप वाला लिंक है ये शेयर कर दें। वो कह रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स और भी हैं जिनको मतलब ग्रुप का आइडिया नहीं है, तो वो उसको लिंक को जो है ना। मैं कर देती हूँ सर, व्हाट्सएप के ग्रुप वाला ना सर? जी जी, मैं कर देती हूँ वो सर। करके ना सर जी काइंडली दोनों शेयर बता भी कर दें। देना, दोनों ग्रुप ठीक पे है, ना। मैं कर देती हूँ सर। आप चैट यहाँ पे ऑन कर दें ताकि मैं अपना नंबर शेयर कर लूँ सबके साथ। अच्छा ठीक है जी। सर जी एक्सक्यूज मी सर। जी चैट इनेबल में हम आराम से अपना जी मैंने कर एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी, चैट इनेबल होगी है। शफक जरा चेक करें उसको। जी क्वेश्चन क्या सर ये कुछ पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं कि सर अलाउ नहीं कर रहे, काइंडली उनको अलाउ कर दें, वो लॉग इन हो जाएं। अच्छा एक मिनट होल्ड करें जरा उसमें। मेरे पास तो अभी किसी की रिक्वेस्ट नहीं है। आदिल 30 लोग हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं और अभी किसी और की अभी नहीं है इसमें ग्रुप में रिक्वेस्ट। जैसी आती है मैं फिर उनको कर देता हूँ अलाउ। सर एक फेलो का मैसेज आया था तो कह रहे थे कि मेरे काफी देर से मैं वेट पे था। नहीं, अभी मेरे पास तो कोई भी नहीं आ रहा जो उसमें। चलें सर, मैं मे भी एक कोई वो एनोनिमस था जो है ना ठीक हो उसमें, गया। वो जो मैंने कहा था कंप्लीट नेम के साथ करें, एक एनोनिमस था तो उनको मैंने रिमूव कर दिया था। आई एम नॉट श्योर कि अब वो आप में से थे कि कोई जो है ना कोई आउटसाइडर थे। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी सर जो आप लिमिटेड बाय गारंटी कह रहे थे उसमें एग्जेक्टिव ही होंगे ना सर शामिल? जो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर है सर वो तो नहीं होंगे ना, कि वो हो सकते हैं सर लिमिटेड बाय गारंटी? जो लिमिटेड बाय गारंटी है उसमें जनरली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा जो है ना, क्योंकि वो कंपनी के पे रोल पे हैं। देखिए एक बंदा सिर्फ मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रहा है पाकिस्तान में, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अब कुछ जो है वो ज्यादा जो है ना बेहतर तरीके से पे करने दिया जा रहा है, पे किया जा रहा है। अदरवाइज तो पहले नॉर्म एक नॉमिनल से अमाउंट पे की जाती, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी नहीं थे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के लिए। तो एक तो ये है कि पहले ही उनको सिर्फ आप मीटिंग की पेमेंट करते हैं। अब खैर ये है कि जो अच्छे रिनाउंड डायरेक्टर्स हैं उनको तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के अंदर जो है ना एक एक मीटिंग का जो है ना वो पे किया जाता है। तो अगर उनको आप रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे तो वो तो वैसी स्टेक उनका कोई नहीं है, उन्होंने तो आना ही नहीं है। उनका तो सिर्फ इन्वॉल्व करने का मकसद ये है कि एक अनबायस्ड ओपिनियन दें, एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्योंकि कंपनी की पे रोल पे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक बंदा जो एम्प्लॉई है तो ये डरता है कि यार अगर कंपनी की मैनेजमेंट के अगेंस्ट कोई बात की या कोई इनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो है ना मैंने कोई रिजर्वेशन शो की तो हो सकता है मुझे नौकरी से निकाल दें। तो उस कंडीशन के अंदर वो लोग तो जो है ना वो समटाइम्स अपनी जो है ना वो ओपिनियन देते डरते हैं। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव का तो कोई स्टेक नहीं है ना, उसने तो मीटिंग अटेंड करनी है और चले जाना है जो ना, तो इसलिए अब वो टू एज सॉर्ड है। एक साइड के ऊपर क्योंकि स्टेक नहीं है तो उनसे एक अच्छा आउटपुट या ओपिनियन लेना वो भी एक मुश्किल काम है, क्योंकि अगर वो कंसर्न ही नहीं है तो वो जाहिर सी बात है क्या करेंगे। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर ये है कि उनका बेनिफिट ये है कि वो अंडर प्रेशर होके जो है ना ओपिनियन नहीं देते, वो अनबायस्ड ओपिनियन दे सकते हैं। ज्यादा क्या करेंगे, उन कहेंगे कि आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे ना आए, तो वो ऑलरेडी दूसरी कंपनीज के डायरेक्टर्स होते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अकॉर्डिंगली प्रीवियसली 2012 तक ये था कि डायरेक्टर कैन एक्ट एज, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ
एनी कंपनी जो है ना, कोई लिमिट नहीं थी। फिर 2012 में इन्होंने ये किया, उसको रिवाइज करके कर दिया अप टू 10 कंपनीज जो है ना वो होंगे, क्योंकि जनरली 3 to 4 मीटिंग्स हर कंपनी की होती हैं। तो जब 3 to 4 मीटिंग्स हो रही हैं 10 कंपनीज के अंदर है, तो टेक्निकली दे आर अटेंडिंग 40 मीटिंग्स, तो काफी हैं। 52 वीक्स होते हैं, तो उसमें अगर 40 मीटिंग्स भी अटेंड कर लें तो बहुत बड़ी बात है। अब उसको भी लिमिट करके उन्होंने क्या कर दिया, 7 कंपनीज तक कर दिए। तो अ पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ जस्ट 7 कंपनीज, ताकि यह है कि उनकी एक्टिवली पार्टिसिपेशन भी हो और उसके अकॉर्डिंगली वो अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना वो शेयर कर सकें। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम जी। सर अब अलाउ कर दें, अब लॉगिन हो गए हैं सब। जी, मुझे रियाज साहब की रिक्वेस्ट आई थी, उनको मैंने अलाउ कर दिया है। वेल्स इज देयर, मेरे पास तो और कोई भी नहीं है। इस प्रॉब्लम तो जी वैसे अगर डिस्प्यूट डायरेक्टर्स का हो जाए तो कंपनी एक्ट 1940 के मुताबिक कर वो एससीसीपी रिजॉल्व करता है। जी जी, वो बिल्कुल ठीक है जो ना, उसको तो हमने डिस्कस ही नहीं किया ना, वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। जी मैंने उसका पूछा था, अगर ये डिस्प्यूट बनता है, ठीक है, और फंड विड्रॉल हो जाते हैं, ठीक है, तो उस सिनेरियो में रिस्पॉन्सिबल लायबिलिटी का कौन होगा? नहीं, वो मैं इस वजह से उस चीजों को भी नहीं छेड़ रहा कि बहुत सारे लोग जो है नॉन फाइनेंस के, अगर ये सिर्फ फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है, सिर्फ फाइनेंस वाले आप लोग होते हैं ना, तो वो चीजें कैरी करना मुश्किल नहीं था। ये आने वाले टाइम में आगे चीजें जो है ना वो डिस्कस होती अच्छा, रहेंगी, बट सिंस सम ऑफ द पीपल डू नॉट हैव द डन फाइनेंस बॉस। बैकग्राउंड, इसलिए थोड़ा सा कोशिश ये करेंगे कि अभी इनिशियल डिस्कशन में इन चीजों को नहीं करते ज्यादा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इन द लेटर ऑन स्टेजेस ये सारी चीजें आएंगी आगे। लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स क्या हैं, उनके राइट्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी क्या क्या हैं, और उनकी जो है ना लीगल रिपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं, आगे चैप्टर्स के अंदर इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। चले जी, there are different stakeholders of the business organization. Some of the stakeholders are being listed here. Stakeholders कौन होते हैं? सर वो इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद कॉर्पोरेशन। Very good. Who are directly or indirectly associated with the corporations, or who have some stake in the corporation, who have some interest in the business organization. So यस सर। these includes the owners, sellers, employees, suppliers and customers, government and other regulatory authorities. इनमें से अपने राइट्स को कौन प्रोटेक्ट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, या कुछ पार्शली कर सकते हैं, फुली कर सकते हैं, कौन लोग हैं? जी, any one of you among these stakeholders, who are the one who can protect their rights partially or wholly? सर ऑनर्स तो होली कर सकते हैं ना अपने राइट को प्रोटेक्ट। ऑनर्स कैसे होली राइट प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सर उन्हीं का बिजनेस है और वो ऑन कर रहे होते हैं, ऑन उनके कर पास रहे सारी हैं, अथॉरिटीज भी होती हैं। हाँ, लेकिन उसको मैनेज तो क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं। और विद इन द ऑनर्स और द शेयर होल्डर्स तो डिफरेंट जी क्लासिफिकेशन होती है, कुछ मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, कुछ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं। अब वो जो माइनॉरिटी यस शेयर होल्डर्स हैं, क्या वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स होते हैं क्या वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? नहीं फॉर सर। एग्जांपल क्रेडिटर्स आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल यूनिलीवर में इन्वेस्टमेंट की, आपने यूनिलीवर के 50,000 के शेयर्स परचेज कर लिए हैं, तो एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर क्या आप उनके बोर्ड डिसीजंस को इफेक्ट कर सकते हैं? कोई ऐसा डिसीजन जो आपको इफेक्ट कर नो रहा सर। हो उसको रिवर्स कर सकते हैं? नो सर। नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है इंडिविजुअल जो शेयर होल्डर्स होंगे या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, दे डू नॉट हैव द राइट्स टू प्रोटेक्ट देयर जो है ना, दे डू नॉट हैव द पावर टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। हाँ, मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं, यस दे डू हैव द पावर टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स,
What about lenders? पार्शली सर कर सकते हैं वो, लेकिन फुली नहीं कर सकते। ठीक है, पार्शली कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि अब वो लेंडिंग अरेंजमेंट्स क्या हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं जिनके अगेंस्ट उन्होंने जो है ना lending की है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंडिंग है, फोर्सफुल हैं, वो जो है ना इन्फोर्सेबल हैं, तो उस सूरत में तो राइट्स प्रोटेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना ऐसे बाइंडिंग नहीं है या स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर शायद उनके जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाए। एम्प्लॉइज या मैनेजर्स? जी सर, मैनेजर्स के पास ज्यादा कंट्रोल होता है। मैनेजर्स के पास ही तो कंट्रोल होता है, असल जो है राइट्स को जो प्रोटेक्ट करना है वो करना ही इन्होंने है, अपने जो है ना वो ज्यादा वही करते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात कर रहे थे ना, वो इसी वजह से आता है कि दे आर मोस्ट कंसर्न अबाउट देयर राइट्स। तो वो कहते हैं कि हमारा राइट सर्व हो जाए, बाकियों का नहीं होता है कोई चीज है तो दे देमसेल्व्स आर रिस्पांसिबल। और सोसाइटी, व्हाट अबाउट सोसाइटी? सोसाइटी तो बेचारी सर सबसे एंड पे होती है। सोसाइटी बेचारी जो है ना बिल्कुल रहमो करम के ऊपर होती है, जो है ना मैनेजर वो तो कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। और सप्लायर्स और कस्टमर्स कुछ हद तक कर सकते हैं। तो किस एक्सटेंट तक ये अपने राइट्स को कर सकते हैं? अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। जैसे आप लोगों ने कहा जो है ना कि सिंस दे आर मैनेजिंग ऑल द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दे आर द वन so they are the ones who have the greatest opportunity to protect their interests or the rights. As far as the suppliers and clients are concerned, they go by each transaction or contract. वो जो ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन है तो उसमें अपना राइट प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो है ना कि इसको देना है नहीं देना। ठीक है, अगर ये इस ट्रांजेक्शन की पेमेंट नहीं हुई तो अगली हम नहीं करेंगे। या इसी तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट्स उनके होते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अगेंस्ट अपने राइट्स की प्रोटेक्शन को जो है वो क्या कर सकते हैं। तो इनके पास but in the case of lenders and shareholders they are the most vulnerable। ठीक है, तो प्रॉब्लम के अंदर हैं या जो इशू जो है ना वो फेस कर रहे हैं। एंड देन देयर आर दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन लॉ। अगर लॉ में प्रोटेक्शन है, लॉ जो है ना प्रॉपर्ली इन्फोर्सेबल है, वो तमाम लोगों के राइट्स को जो है ना वो प्रोटेक्ट करता है, तो सोसाइटी के राइट्स प्रोटेक्ट हो जाएंगे। Otherwise, they are the people who suffers the most. Ji Riyaz sab, you want to say something? So lenders, they have their representative in the board of directors. वो तो अपने प्रोटेक्ट कर लेते हैं। शेयर होल्डर का वाकई although they say कि शेयर होल्डर भी इलेक्ट करते हैं अपने नुमाइंदे, लेकिन वो टोटली होता है, इट्स नंबर गेम। आप देखें जैसे लेंडर्स के अंदर फॉर एग्जांपल बॉन्ड होल्डर्स हैं, तो कंपनी ने बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं और वो लोगों ने परचेज किए हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस ने भी परचेज किए हुए हैं, इंडिविजुअल्स ने भी परचेज किए हुए हैं। तो जस्ट लाइक शेयर होल्डर्स, इफ यू हैव परचेज द बॉन्ड्स ऑफ एनी कंपनी, तो एज एन इंडिविजुअल आप कैसे अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकेंगे? दैट्स ट्रू सर। तो अलबत्ता अगर बैंक कंसोर्शियम हो तो उनके नुमाइंदे तो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। बिल्कुल ऐसे ही है। इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स होंगे तो वो यस यू आर राइट, दे हैव रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स देयर, दे कैन प्रोटेक्ट देयर राइट्स। बट एज फार एज अदर लेंडर्स आर कंसर्न, तो वहां प्रॉब्लम है। फिर अगेन अगर वो उस कंसोर्शियम के अलावा कोई किसी और से जो है ना उन्होंने लैंडिंग किया है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो अगेन वो भी स्टेक के ऊपर है जो है उसमें, क्योंकि हर लेंडर का भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पे होना वो पॉसिबल नहीं है ना। या उस कंसोर्शियम में तो पॉसिबल है लेकिन इंडिविजुअली शायद इन्वेस्टर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके भी पॉसिबल नहीं है। और पाकिस्तान के केस के अंदर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो उस तरह से एक्टिवली रोल ही नहीं प्ले कर रहे होते जिस तरह से जो है ना वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारों को जो है ना वो इस तरह से वो रिप्रेजेंटेशन ही पॉसिबल उनके लिए नहीं होती, फैमिली बिजनेसेस की जो है ना वो पर्सपेक्टिव के अंदर जो है ना। This is, you can say, a tabular reflection of the classification of the shareholders on the basis of the protection of their rights. ठीक है, owners first classification क्या है? Those who can protect their rights fully, then those with a partial opportunity and those with virtually no opportunity. तो जो controlling shareholders हैं means जो majority shareholders हैं, they are having the full opportunity to protect their rights because they are the one who are controlling the board of directors, they are the one or
whose representation is in the board of directors, तो जनरली जो बाय एंड लार्ज डिसीजंस हैं वो इन्हीं की फेवर के अंदर जो है ना वो जा रहे होते हैं। देन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स विद बोर्ड रिप्रेजेंटेशन, इनके कुछ ना कुछ तो राइट ये कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फुली जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकते। और जो माइनॉरिटी या इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हैं जिनकी बोर्ड में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, उन बेचारों के पास तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अपने राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए जो है। ठीक है जी। देन लाइकवाइज देयर आर लेंडर्स, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद एलेबोरेट लेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, जैसे रियाज साहब ने बात की थी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिनके डेट कोवेनेंट्स जो है ना वो इन प्लेस हैं, तो वो तो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बायर्स हैं लिस्टेड बॉन्ड्स के जो है ना, उसमें जो बॉन्ड इशू किए गए हैं, तो वहां पे उन बायर्स के पास जो है ना वो फुल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। या इसके अलावा और लेंडर्स हैं जिनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, तो वो बेचारे भी जो है ना वो रहमो करम के ऊपर जो है ना कि अगर फेवर में हो जाए तो, अदरवाइज उनका कोई कंट्रोल नहीं होता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर या उनके डिसीजन। The executive directors full opportunity to control their rights. Reason being, they are the part of the board of directors. So whatever decisions going on, they can make the decisions in their own favor, or that the interest or the decisions which basically suits their personal interest. Senior managers also have, but they have the partial opportunity since they may or may not be a part of the board. So in that case, although they are managing the regular affairs of the business organizations, but still the board decisions could be the other way around. It may be, but other employees or the regular or contract employees who are working at the lower level, there won't be any possibility for them to protect the rights. Then the business associates are the ones, within the business associates suppliers who can sell only on cash terms. इनके पास तो full control है, भाई चीज लेनी है तो कैश पे लें, अदरवाइज हम नहीं देंगे। तो इनके पर तो सारे राइट्स प्रोटेक्ट हो गए। राइट यही है ना कि जो पेमेंट है उनको मिलेगी या नहीं। तो जब कैश के ऊपर वो सेल कर रहे हैं तो दे हैव द फुल अपॉर्चुनिटी टू कंट्रोल देयर राइट, दे कैन रिकवर देयर अमाउंट। मेजर सप्लायर्स एंड क्लाइंट्स विद कॉन्ट्रैक्ट्स, तो जो मेजर सप्लायर हैं उनके तो कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंडिंग होती हैं, ये कंपनी जो है ना उनको जो इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैक्सिमम जो है वो बाइंग उन लोगों से जो है ना वो हो रही होती है। लेकिन जो स्मॉल सप्लायर्स हैं, स्मॉल क्लाइंट्स हैं, उन बेचारों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और सोसाइटी फुली तो कंट्रोल कर नहीं सकती, पार्शली जो है वो गवर्नमेंट ऑन जो है ना इंस्टीट्यूशंस वो कर सकते हैं, और जो पब्लिक है वो बेचारी उनके पास कोई भी राइट नहीं होता कि अपने जो है इंटरेस्ट के में जो है कंपनी से डिसीजंस करवा सके। एनी क्वेश्चन और एनी क्यूरी जी फ्रॉम दिस? इज इट क्लियर जी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, this session is about to end and we will have 10 minutes break and then we will start the next section. Okay ji?